हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। आज हम क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो लिखे कुछ जा रहे हैं लेकिन बोले कुछ जा रहे हैं। जैसे नाइफ में के कहा जाता है, साइकोलॉजी में सी कहा जाता है। तो आज हम इन्हीं शब्दों का रहस्य समझेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड्स कैसे होते हैं। इन्हें साइलेंट वर्ड्स कहा जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके पीछे की छुपी पूरी कहानी को समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि नाइफ जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पर के साइलेंट है। साइकोलॉजी जब लिखा जाता है, तो यहाँ पर पी साइलेंट है। साइकोलॉजी जब बोला जाता है, लिखा जाता है तो पी लिखा जाता है, लेकिन जब बोला जाता है तो पी को नहीं बोला जाता, तो पी यहाँ पर साइलेंट लेटर है। ऐसे ही डाउट, डाउट में बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। और ऑनेस्ट, ये तो कई बार देखा होगा, ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST। यहाँ पर एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ऐसे ही आइलैंड में एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, यहाँ पर एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तब फिर ये जो पहली बार अगर कोई इंग्लिश देखेगा सुनेगा तो उसे ये तो बड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ पर लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है। तो कल्पना कीजिए कि कल्पना क्या करना है, आपने तो कईयों बार पढ़ा होगा, नाइफ को के नहीं बोल रहे, नाइफ नहीं बोल रहे, नाइफ बोल रहे हैं, साइकोलॉजी नहीं बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बोल रहे हैं, डाउट को डाउट नहीं बोल रहे हैं, डाउट कह रहे हैं, और ऑनेस्ट को हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट कहा जाता है। तो फिर ये जो गलतियां हैं, क्या ये गलतियां हैं या फिर किसी ने जब स्पेलिंग बनाई तो उस समय ये गलती कर दी, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कहानी है? तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम यही समझेंगे कि एक्चुअल में जो साइलेंट लेटर्स होते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, ये लेटर्स कैसे आए, और क्या भविष्य में इंग्लिश इनसे कभी छुटकारा पा सकती है। तो आज इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। अब पहले सबसे पहले यही समझेंगे कि साइलेंट लेटर्स आखिर होते क्या हैं। तो जब भी साइलेंट लेटर किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी शब्द, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, उसकी स्पेलिंग में वो अक्षर होता है, वो लेटर होता है जो बोला नहीं जाता, उच्चारण जिसका नहीं किया जाता, उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं। जैसे मैं अभी ये जो वर्ड्स लिखी, जैसे नो बोलते हैं, जब नो मतलब जानना, KNOW, तो वहां पर भी के है वो साइलेंट है। अब इन शब्दों में कुछ, ये जो सारे मैंने अभी शब्द बताए उनमें कुछ अक्षर लेटर्स हैं तो सही, लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा, उनका उच्चारण नहीं किया जा रहा, ये सभी साइलेंट लेटर्स होते हैं। अब बात आती है कि इंग्लिश में ये साइलेंट लेटर कहाँ से आ गए और होते क्यों हैं इंग्लिश के, जब इनको प्रोनाउंस ही नहीं करना, इनका उच्चारण ही नहीं कर रहे, तब फिर ये आए क्यों और क्यों इनको लिखना आवश्यक था। तो सबसे, और दुनिया की कई भाषाओं में, बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जहां पर साइलेंट लेटर्स बोले जाते, मतलब होते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। लेकिन अगर मैं यहाँ हिंदी की बात बोलूं, संस्कृत की बात करूं, तो संस्कृत या हिंदी में कोई साइलेंट लेटर नहीं होता। वो जैसा लिखा जाता है, संस्कृत भी जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, सेम हिंदी है, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। लेकिन साइलेंट लेटर बाकी अन्य भाषाओं में होते हैं, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होते। दुनिया की बहुत सारी भाषाएं हैं जहां पर साइलेंट लेटर्स होते हैं। लेकिन इंग्लिश में इन साइलेंट लेटर्स की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है। अब यही कारण है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो विद्यार्थियों को थोड़ा सा वियर्ड लग सकती है। जो अदर भाषा के जैसे हिंदी भाषी हैं, वो अगर जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ये वियर्ड लग सकती है। अब सबसे पहले समझेंगे कि साइलेंट लेटर्स कहाँ से आ गए। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो है ओल्ड इंग्लिश, और आजकल जो हम इंग्लिश देख रहे हैं ना वो मॉडर्न इंग्लिश होती है। मॉडर्न इंग्लिश, अगर आप मॉडर्न इंग्लिश जानते हैं और अगर आपको अभी ओल्ड इंग्लिश लाकर दी जाए तो आप ओल्ड इंग्लिश समझ ही नहीं पाएंगे, वो इतना डिफरेंट है। तो ओल्ड इंग्लिश में ये शब्द हुआ करते थे, इनका उस समय उच्चारण भी होता था, लेकिन जैसे जो नाइफ है ना उसको क्नाइफ बोला जाता था, तो उसका उच्चारण भी होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ओल्ड में बहुत चेंजेस हुए और वो मॉडर्न की तरफ आ गए, लेकिन जो शब्द थे उनमें जो लेटर्स थे वो वहीं के वहीं रह गए। अब वो बोला तो नहीं जाता, उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन वो लेटर्स आज भी लिखे जाते हैं। अब बात आती है कि जो सबसे पहले इसी बात की स्टोरी सुनाते हैं, एक शब्द की स्टोरी सुनाते हैं, KNIGST।
ये जो नाइट शब्द होता है, इसे आज नाइट बोला जाता है, लेकिन सैकड़ों साल पहले इसको नाइट बोला जाता था, के भी साथ में बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंग्लिश को उच्चारण को सरलीकृत किया गया उसका, तो धीरे धीरे यहाँ से के हट गया और उसको फिर इसकी लिखावट में लेकिन के बना रहा, इसके उच्चारण में के हट गया और उसको नाइट बोला जाने लगा, और फिर जो के था वो साइलेंट लेटर बन गया। अब फ्रेंच भाषा का यहाँ पर प्रभाव आता है। दूसरा रीजन यही होता है कि जब अंग्रेजी पर जो फ्रेंच लोगों ने शासन करा, तो वहाँ वो अपनी जो शासन की भाषा थी वो फ्रेंच हो गई थी। तो फ्रेंच जैसे राजनीति में फ्रेंच है, बड़े बड़े जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, जो रिसर्च मतलब रिसर्च की बात नहीं करते, जो अध्ययन कराया जा रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी उस समय फ्रेंच। तो फ्रेंच के कुछ शब्द भी फिर इंग्लिश में आ गए थे। अब जो इसको हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मन लोग थे, वो नॉर्मन भाषा बोला जाता था, फ्रेंच थी उनकी। उन्होंने जब यहाँ पर विजय प्राप्त करी, जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है, तो फिर उनके जो शब्द थे वो यहाँ पर आ गए। उन्होंने इंग्लिश में लिखावट में भी बहुत सारे शब्दों में अंतर किया, बहुत सारे शब्दों की उन्होंने स्पेलिंग बदल दी, लेकिन जो उसका उच्चारण था वो अलग बना रहा। जैसे उन्होंने स्पेलिंग चेंज करी, उच्चारण अलग था। तो फिर जो उच्चारण कर रहे हैं, स्पेलिंग कुछ और है, तो जिन शब्दों का या जिन लेटर्स का, जिन अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, वो फिर साइलेंट की श्रेणी में आ गए, वो साइलेंट लेटर्स बन गए। अब प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है। प्रिंटिंग प्रेस की क्या भूमिका है यहाँ पर, देखिए, एक समय जब ये भाषा हमेशा जीवंत होती है, ये हम सब जानते हैं। जब ये विकास चल रहा था भाषा का, तो उस समय क्या हो रहा था कि भाषा बोली कुछ और जा रही थी, लेकिन जो उस समय बोला जा रहा था या उस समय जो लिखा जा रहा था, हाथों से लिखते थे, तब तक तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आए, तो एक पर्टिकुलर स्पेलिंग जो की जरूरत होने लगी, और फिर वो वहां पे फिक्स हो गई। जैसे उस समय का जो ओल्ड इंग्लिश थी, तो ओल्ड इंग्लिश में ही प्रिंटिंग प्रेस आए, तो उन्होंने कुछ शब्दों को वहां पर क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया और उसकी पर्टिकुलर स्पेलिंग बना दी। लेकिन बाद में फिर भाषा तो बदल गई। जब भाषा बदली, लेकिन शब्दों की लिखावट वही रह गई, तो फिर क्या हुआ कि वो लेटर साइलेंट हो गए। अब क्योंकि वहां पर जो उनकी स्पेलिंग थी ना, वो स्थिर हो गई थी। समस्या ये थी कि उच्चारण तो बदलता गया समय के साथ, क्योंकि भाषा जीवंत है, उच्चारण बदल रहा था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी। लेकिन फिर बाद में उसकी स्पेलिंग बदलना आसान भी नहीं था, इसलिए लिखावट पुरानी रह गई और उच्चारण का तरीका नया हो गया। ये एक दूसरी चीज थी। अब जो नेक्स्ट जो बड़ा रीजन इसका आता है साइलेंट लेटर्स के पीछे, वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी आता है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये क्या होता है, देखिए, क्या हुआ था कि इतिहास, हम अब बात करते हैं इंग्लिश के इतिहास की, और इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इसको माना जाता है, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें इंग्लिश के उच्चारण को बहुत हद तक बदल दिया था। शब्दों की ध्वनियां यहाँ पर बदल गई, लोगों ने शब्द अलग तरीके से बोलने शुरू कर दिए, लेकिन स्पेलिंग उसकी वही रही। यही कारण है कि इंग्लिश में अक्सर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अब जो हम एक शब्द लिखते हैं ना, डाउट, ये जो लिखा हुआ डाउट, DOUBT, डाउट में बी तो लिखते हैं, लेकिन बी को उच्चारण नहीं करते। और विद्वान लोगों ने इसकी जैसे डाउट जो शब्द है ना, वो मूल रूप से लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है, ड्यूबेटर बोलते हैं इसको। ये लैटिन भाषा का शब्द है। और विद्वान लोगों ने जब शब्द की डाउट शब्द की उत्पत्ति हो रही थी, तो वहां के जो बहुत विद्वान लोग जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि उत्पत्ति या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस शब्द की, इसलिए डाउट में बी जोड़ दिया। हालांकि बी का उच्चारण नहीं करा जाता, लेकिन बी सिर्फ उसकी उत्पत्ति दिखाने के लिए जोड़ा गया। और उसी समय ऐसे ही जो डेप्थ होता है, DEBT, उसमें भी बी, और सेप्टल होता है डाउट में, यहाँ पर सी साइलेंट लेटर्स भी मिल जाते हैं। अब आइलैंड में एस नहीं होता, जो आइलैंड है उसमें जो एस है वो बोला नहीं जाता, वो भी साइलेंट लेटर होता है। अब इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था कि जो पुरानी इंग्लिश में
इसका संबंध एस से नहीं था, लेकिन बाद में जैसे पुरानी जो इंग्लिश बोली जाती थी वहां तो था ही नहीं, लेकिन बाद में जो भी विद्वान जो उस समय प्रिंटिंग प्रेस बन रहे थे और स्पेलिंग्स को स्थायी बना रहे थे, उन लोगों ने उसमें एस जोड़ दिया, अलग से जोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका संबंध लेटिन से है, लेटिन शब्द से है, उसका जो ओरिजिन था उन्होंने उसी किसी लेटिन शब्द से मानकर उसमें एस बाद में जोड़ दिया गया, परंतु उच्चारण उसका नहीं बदला, उच्चारण उसका वही रहा, तो फिर बाद में जो एस है वो साइलेंट बन गया। अब ऑनेस्ट जब हम लिखते हैं HONEST, ऑनेस्ट में भी जो एच होता है वो साइलेंट होता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। अब जैसे ऑनर, HONOUR, ऑनर में भी एच है, आर में भी जैसे HONOUR, यहाँ पे भी एच साइलेंट है, और घंटे के लिए जो आर यूज करते हैं उसमें भी एच साइलेंट है। अब बात ये आती है कि ये एच वाले शब्द कहाँ से आए जहां पर एच साइलेंट हो गया, तो फ्रेंच में एच का उच्चारण ही नहीं होता। तो ये जो शब्द है ना, जैसे ऑनर है, क्योंकि फ्रेंच उस समय शासन की भाषा थी, तो उस समय माय लॉर्ड, ऑनर, ऑनेस्ट, ये सब प्रशासन में यूज करे जाने वाले शब्द थे, ये फ्रेंच से आए हैं, तो यहाँ पर फ्रेंच में एच का उच्चारण होता ही नहीं है, तो वो शब्द तो आ गया लेकिन उसमें एच का उच्चारण नहीं था, इसलिए फिर एच लिखा गया लेकिन एच बोला नहीं गया, और एच बाद में फिर साइलेंट हो गया। अब साइकोलॉजी में भी पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये लिखी है पर यहाँ सब देखिए, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये होती है और यहाँ पर पी साइलेंट होता है। साइकोलॉजी में पीएस, पीएस यहाँ पर एस भी है, साइकोलॉजी, पी मतलब पी मेनली यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन इंग्लिश बोलने वालों को ये बहुत कठिन लगा, उन्होंने उसको पी बोलना बंद कर दिया। तो साइकोलॉजी ऐसा मतलब जब साइकोलॉजी वर्ड बना तो साइकोलॉजी उनको कठिन लग रहा था इंग्लिश बोलने वाले शब्दों को, तो उन्होंने पी को बोलना बंद कर दिया, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को केवल बोला। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब उच्चारण और सरल होता गया तो फिर पी वहां से हट गया, और पी लेकिन स्पेलिंग में बना रहा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में इसको स्थायी कर दिया था, जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था तो बहुत सारे शब्द स्थायी हो गए थे, तो पी तो बना रहा लेकिन उच्चारण में चला गया। उसके बाद में साइलेंट लेटर्स की, अब इतने सारे साइलेंट लेटर्स हैं और भी हैं, औरों की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि ये हमें क्या बताते क्या हैं। तो साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो केवल अक्षर नहीं होते हैं, वो इतिहास का एक जीवित प्रमाण होते हैं। इसकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में शब्द आया कहाँ से है, ओरिजिन क्या हो सकता है। जैसे डाउट में बी, इसका ओरिजिन लैटिन था, तो हमें कोई भी शब्द ये बता सकता है कि एक्चुअल में वो कहाँ से आया है, इसका पुराना उच्चारण क्या था, पुराने टाइम में लोग इसको कैसे बोला करते थे, उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते थे, इसका किन किन भाषाओं का शब्द के ऊपर प्रभाव पड़ा है, या भाषा समय के साथ कैसे बदली है, ये सारा साइलेंट लेटर्स अपने साथ एक कहानी कहते हैं, और हर लेटर अपने साथ एक ऐतिहासिक कहानी छिपाए होता है। अब बात आती है कि क्या साइलेंट जो लेटर्स हैं वो बेकार हैं, या अब आने वाली अंग्रेजी में से इनको हटा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इन्हें नहीं हटाया जाएगा, इनका हटाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आज भी कि इन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन हटाना इतना आसान नहीं है, इतना सरल कहानी नहीं है इसकी, क्योंकि जैसे जब हम राइट लिखते हैं, देखिए जब हम राइट लिखते हैं और एक राइट ऐसे लिखा जाता है, अब दोनों का उच्चारण एक ही है, राइट और राइट, लेकिन यहाँ पर ये जो डब्ल्यू साइलेंट है इसका मतलब लिखना होता है, और इसका मतलब लेफ्ट और राइट वाला सीधी सीधा तरफ होता, दाया और बाया, ठीक है, दाया होता है। तो इसलिए ये साइलेंट लेटर्स को नहीं हटाया जाता, क्योंकि बहुत सारे शब्दों में जैसे एक और RITE राइट होता है, तो उसका भी मतलब अलग होता है, तो अगर साइलेंट लेटर यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो इनके बीच में अंतर पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए कई बार जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो शब्द का सही अर्थ समझाने के लिए भी उपयोग करे जाते हैं। अब बात आती है क्या भविष्य में खत्म हो सकते हैं साइलेंट लेटर्स, तो ऐसा तो पॉसिबल है कि कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी करोड़ों किताबें हैं, शैक्षणिक सामग्री बहुत ह्यूज है हमारे पास, कानूनी दस्तावेज हैं, डिजिटल डेटा है, और सारे के सारे वर्तमान स्पेलिंग पर ही डिपेंडेंट है, तो इतना सारा बड़े स्तर पर परिवर्तन करना तो बहुत कठिन है, इसलिए भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा।
अब बात आती है कि इतने सारे साइलेंट लेटर्स हैं, बोल कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, तो क्या इंग्लिश बहुत कठिन भाषा है, सबसे कठिन भाषा है? तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश सबसे कठिन है, लेकिन सबसे कठिन नहीं है। फिर भी स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन के अंतर के कारण इसे सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के जो अदर भाषी लोग होते हैं, जो दूसरी भाषा को जानने वाले लोग हैं, तो होते हैं, जब वो अंग्रेजी सीखते हैं, तब उनको थोड़ी-सी यहाँ पर परेशानी ज़रूर होती है। कुछ आप साइलेंट लेटर्स को याद रखने की एक ट्रिक होती है, आप इज़िली याद रख सकते हैं, जैसे केएन वाले नो हो गए, जैसे अगर आपने केएन वाले शब्द अलग से याद किए हैं, केएन वाले होते हैं नो, नाइफ, नो, नाइफ, नी, नॉक, घुटना, चाकू, जानना, नॉक करना, ये केएन वाले शब्द हो गए। ऐसे ही डब्ल्यूआर वाले होते हैं राइट, रॉन्ग, रिस्ट, डब्ल्यूआर वाले अलग होते हैं, राइट, रॉन्ग, रिस्ट। तो इस तरीके से याद किए जा सकते हैं कि इनमें जैसे जैसे एमबी की लैम्ब हो गया, थंब हो गया, जीएच का नाइट हो गया, नाइट लाइट डॉटर, जीएच यहाँ साइलेंट होता है, नाइट में साइलेंट होता है जीएच, लाइट में साइलेंट होता है, डॉटर की स्पेलिंग में जीएच साइलेंट होता है। तो इस तरीके से कि आप एक समूह बना के जब आप इसको वर्गीकृत करेंगे तो आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। अब बात आती है कि 1000 साल पहले कोई आज की इंग्लिश अगर सुन ले तो उसे लगेगा कि ये तो इंग्लिश ही नहीं है, इसे मतलब कोई दूसरी ही भाषा है, उसे बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे। वैसे ही अगर आज हम ओल्ड इंग्लिश को अगर सुन लें तो फिर हमें लगेगा कि ये कोई दूसरी भाषा है। तो भाषा बहुत बहुत बदली है, तेजी से तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवंत है, इसलिए लगातार बदली है। दूसरी भाषाओं का इस पर असर पड़ा है। जब जब भी कोई राष्ट्र के साथ कोई दूसरा शासक आ गया उस राष्ट्र में, तो उसकी अपनी भाषा का यहाँ अंतर पड़ा है। तो इंग्लिश के जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, वो एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, वो भाषा के एक लंबे इतिहास की कहानी कहते हैं। भाषा का एक्चुअल में इतिहास क्या रहा, भाषा पर कौन से सांस्कृतिक प्रभाव पड़े और उच्चारण में हुए बदलाव उसकी यादगार होते हैं। जैसे नाइफ का के, साइकोलॉजी का पी, ऑनेस्ट का एच और डाउट का बी, ये सारे साइलेंट लेटर्स हमें क्या बताते हैं कि ये सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि इतिहास का एक संग्रहालय भी है। और हर साइलेंट लेटर के पीछे एक सदियों की कहानी है। अगली बार जब आप किसी भी कोई भी साइलेंट या अनसुना अक्षर देखें तो उसे गलती ना समझें। संभव है कि वो आपको 1000 साल पुराने इतिहास के साथ जोड़ दे। तो अगर आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा एंड हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो वहाँ सिर्फ भाषा को हम लोग नहीं पढ़ते बल्कि उसकी कहानी समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी।